गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मशीन डिजाइन में लेक्चर सीरीज 27 को डिस्कस करेंगे। आज का चैप्टर जो हमारा होगा डियर डिजाइन ऑफ ब्रेक होगा। आज का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक डिजाइन, और इसके बाद जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे डियर वो हमारा होगा डिजाइन ऑफ क्लच। तो ये दो चैप्टर हमारे एक दूसरे से लगभग सिमिलर होते हैं, और डिफरेंस कहाँ होगा वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हमारा ब्रेक का यूज क्या होता है और हमारे क्लच का यूज क्या होता है। तो यही हमारा होगा डियर आज का टॉपिक डिजाइन ऑफ ब्रेक। हम लोग ये समझेंगे कि ब्रेक क्या होता है, ब्रेक के फंक्शन क्या होते हैं, ब्रेक के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ब्रेक के यूज कहाँ होते हैं, इस पर कौन सी पावर लगाई जाती है, कितनी लगाई जाती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स हमारा लेक्चर होगा डिजाइन ऑफ ब्रेक। तो पहले ये समझते हैं डियर कि ब्रेक हमारा होता क्या है। तो देखिए जितनी भी हमारी मोटर व्हीकल्स हैं, हमारे 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, उन सबको रोकने के लिए, उनकी स्पीड को कम करने के लिए या उनकी स्पीड को ख़त्म करने के लिए, मतलब या तो स्पीड को जीरो करने के लिए या स्पीड को कम करने के लिए हम लोग एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। तो ब्रेक हमारा क्या करता है डियर, किसी भी व्हीकल में जो स्पीड हमारी होती है उस स्पीड को रिड्यूस करता है या उस स्पीड को जीरो करता है। यही फंक्शन हमारा होता है ब्रेक का। दैट मीन्स विदाउट ब्रेक हम अगर किसी व्हीकल को चाहें कि एक लिमिट डिस्टेंस पे रोक सकें या लिमिट डिस्टेंस पे स्टॉप कर सकें या स्पीड को कम कर सकें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वहीं से हमारा एक फिनोमिना आया जब हमारी डिजायर हुई कि हम अपने व्हीकल को कुछ दूर पर स्लो स्पीड से चलें। जैसे हमारे ब्रेकर वगैरह आ जाते हैं तो वहाँ स्पीड स्लो करनी है, मार्केट में भीड़ भाड़ आ गई तो धीरे स्पीड करके हमें आगे बढ़ना है, तो उस समय हमें ब्रेक का यूज करना है। अचानक से कोई डिवाइडर आ गया, कोई व्यक्ति आ गया तो हमें गाड़ी को रोकना है, तो इस तरह से हम ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करते हैं। और क्लच हमारा क्या होता है डियर, क्लच हमारा ये होता है कि हम ड्राइवर व्हील को ड्रिवन व्हील से इंगेज और डिसंगेज करने के लिए क्लच का यूज करते हैं। क्लच हमारा एक रोटेटिंग प्लेट होता है जो ड्राइवर और ड्रिवन को इंगेज और डिसंगेज करता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिक डिफरेंस ये होता है डियर ब्रेक एंड क्लच में, ब्रेक एंड क्लच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है डियर। देखिए ब्रेक में क्या होता है कि एक आपके पास ड्रम होता है, एक आपके पास ड्रम होता है, इस ड्रम के ऊपर या अंदर एक्सटर्नल या इंटरनली हम लोग क्या लगाते हैं, शू लगाते हैं, शू लगाते हैं। अब इस शू को इस ड्रम के ऊपर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद ड्यू टू फ्रैक्शन फोर्स ये ड्रम की स्पीड हमारी स्लो हो जाती है और इस ड्रम को हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं व्हील से। तो जब ड्रम की स्पीड स्लो होगी तो व्हील की स्पीड स्लो होगी। तो इस तरह से ये पूरा ब्रेकिंग सिस्टम हमारा वर्क करता है, जिसमें हमारा क्या होता है डियर, ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, वन रोटेटिंग या हम कह सकते हैं ड्रम या व्हील कह सकते हैं, एक रोटेटिंग ड्रम और व्हील होता है और साथ में वन स्टेशनरी शू होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया और ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि ब्रेक शू में और क्लच में क्या फंक्शन होता है डियर। तो ब्रेक में क्या होता है कि एक मूविंग बॉडी होता है और एक हमारा क्या होता है, स्टेशनरी बॉडी होता है। अब इस स्टेशनरी बॉडी को इस मूविंग बॉडी पर अप्लाई करते हैं, देन ड्यू टू फ्रैक्शन फोर्स ये मूविंग बॉडी हमारा रुक जाता है। इसी फिनोमिना को हम लोग ब्रेक बोलते हैं। और क्लच हमारा क्या होता है डियर, क्लच में हमारी एक क्लच प्लेट होती है, इस तरह से एक हमारी क्लच प्लेट होगी और एक हमारी क्या होगी, ड्रिवन प्लेट होगी। तो क्लच प्लेट को हम ड्राइवर प्लेट से कनेक्ट कर देंगे, तो जब हमारा क्लच मूव करता रहेगा तो ये डिसंगेज और इंगेज करेंगे। इसमें क्या होगा डियर, क्लच भी मूव करेगा और ये प्लेट भी मूव करेगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों फंक्शन, जब यह क्लच इसके साथ इंगेज होगा तो अपने ये इसको मूव कराएगा, डिसंगेज होगा तो इसको फ्री कर देगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा डियर कि क्लच और क्लच प्लेट के साथ दोनों, मतलब ड्रिवन और क्लच प्लेट दोनों मूव करती रहती हैं। लेकिन ब्रेक में हमारा क्या होता है डियर, ब्रेक में हमारा होता है कि एक बॉडी आपका रेस्ट में होता है और स्टेशनरी होता है और एक बॉडी आपका
मूव करता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जनरली एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है कि ब्रेक में वन बॉडी स्टेशनरी होगा और वन बॉडी मूव करेगा। स्टेशनरी क्या होगा? शू ब्रेक स्टेशनरी होगा और ड्रम आपका मूव करेगा। क्लच प्लेट में क्या होगा? दोनों बॉडी आपके मूव करते रहेंगे। तो इस तरह से बेसिक डिफरेंस होता है क्लच एंड ब्रेक में। अब हम अपना टॉपिक पहले स्टार्ट करेंगे डियर। पहले हम लोग ब्रेक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्लच के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजाइन ऑफ ब्रेक। तो ये था हमारा सिंपल सा ब्रेक का इंट्रोडक्शन। अब ये समझते हैं कि ब्रेक हमारा क्या है। देखिए फंक्शन ऑफ ब्रेक्स की हम बात करने चल रहे हैं। तो चलिए हम फंक्शन ऑफ ब्रेक्स की बात करने चल रहे हैं। तो ब्रेक हमारा क्या होता है डियर? ब्रेक एक ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस होता है जिसे हम लोग किसी रोटेटिंग ड्रम या डिस्क पे अप्लाई करके बाय द फ्रिक्शन उसकी स्पीड को रिटार्ड करते हैं, रोकते हैं या कम करते हैं। तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ब्रेक। अब इस ब्रेक के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक। ब्रेक का क्या क्लासिफिकेशन होता है डियर? तो अकॉर्डिंग टू यूज ब्रेक को हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिकल, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिकल, इतने सिस्टम से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूज मीन्स अकॉर्डिंग टू अप्लाई द पावर ऑन द ड्रम के ऊपर शू ब्रेक पर हम लोग किस तरीके से पावर अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स मैकेनिकल का मतलब जैसे हम लोग अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में बाई हैंड ऐसा ब्रेक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा कोई लिक्विड या कोई हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं वर्क कर रहा है, ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम को हम लोग बोलेंगे डियर मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम। दूसरा हमारा है न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। न्यूमेटिक का मतलब हम वहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम यूज करेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम को अप्लाई करने के लिए मैकेनिकल के साथ न्यूमेटिक सिस्टम अप्लाई होगा, तो उसमें हम लोग बोलेंगे न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। देन हमारा हो जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, जैसे कि हम लोग हाइड्रोलिक पंप का यूज करेंगे। देन उस पंप में हम लोग पास्कल लॉ का यूज करके कम प्रेशर फोर्स अप्लाई करके मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अचीव करेंगे। तो ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम को हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम बोलेंगे। देन हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का यूज करके हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करेंगे, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम बोलेंगे। तो ये हमारी कैटेगरी होगी। बेसिक हमारे सिलेबस में डियर मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम रहेगा और उस मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम में भी हम लोग केवल शू ब्रेक को पढ़ेंगे, डिस्क ब्रेक और बैंड ब्रेक को नहीं पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि मैकेनिकल ब्रेक को हम लोग कितने टाइप से क्लासिफाई करते हैं। तो इसे डियर हम लोग बेसिकली 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, रेडियल ब्रेक्स एंड एक्सियल ब्रेक्स। रेडियल का मतलब ये होगा डियर, जैसे देखिए ये हो गया हमारा पहिया यानी कि व्हील हो गया, व्हील का मतलब डिस्क हो गया, ये हमारा हो गया डिस्क। अब इस डिस्क का ये हमारा हो गया सेंटर। तो अब यहाँ समझिए कि इस तरह से हम लोग एक्सटर्नल शू ब्रेक अप्लाई करें, ये हमारा हो गया शू ब्रेक। एक्सटर्नल शू ब्रेक अप्लाई करें और इस पर सपोज करो कि ये क्लॉकवाइज जैसे रोटेट कर रहा हो, तो अब इस शू ब्रेक को इसके ऊपर प्रेस करेंगे और डिसएंगेज करेंगे, प्रेस करेंगे डिसएंगेज करेंगे। प्रेस करने पर क्या करेगा, यह इसके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करेगा और इसकी स्पीड को रिटार्ड करेगा। तो आप देखिए कि ये जो फोर्स लगा रहा है इस रेडियल डायरेक्शन में लगा रहा है, मतलब इसके रेडियस पे लगा रहा है, रेडियल डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम को बोलेंगे डियर रेडियल ब्रेक सिस्टम। अब अगर इस ब्रेक शू को हम लोग इंटरनली लगा दें, इंटरनली का मतलब डियर हम इस ब्रेक शू को इस तरह से डिजाइन कर दें, ऐसा डिजाइन कर दें, मतलब यहाँ पे स्प्रिंग सिस्टम लगा दें, ये स्प्रिंग सिस्टम पे कनेक्ट होता है। जो हमारा इस तरह से ब्रेकिंग सिस्टम होता है ये स्प्रिंग सिस्टम पे होता है। यहाँ पर भी देखिए इस डायरेक्शन में ब्रेक लग रहे हैं, तो ये क्या है, इसके रेडियस में या तो इन साइड लगे या आउट साइड लगे। देखिए ये आउट साइड से लग रहा है और ये इन साइड से लग रहा है, लेकिन दोनों इस ब्रेक ड्रम में रेडियल डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम को हम लोग रेडियल ब्रेक्स कहते हैं। एक्सियल ब्रेक क्या होगा डियर? एक्सियल ब्रेक में आप देखिए कि एक्सियल का मतलब ये शाफ्ट हो गए इसके एक्सिस में इस तरह से ब्रेक अप्लाई हो, तो ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम को हम लोग एक्सियल ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे हम लोग डिस्क ब्रेक, अगर अपनी 2 व्हीलर बाइक्स में डिस्क ब्रेक देखें तो हमारा देखिए होता क्या है डियर कि हम लोग यहाँ पे ब्रेक होती है और ये ब्रेक हमारा क्या होता है, अब इसको हम लोग
एक्सियल डायरेक्शन में इस डिस्क के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। डिस्क आपकी ऐसी रोटेट कर रही है और ब्रेक ऐसा लगाते हैं, मतलब ऐसी रोटेट कर रही है तो उसका एक्सिस ये है और इसी डायरेक्शन में दोनों ब्रेक शू आपके आकर उसके ऊपर चिपक जाते हैं और हाई फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं। तो जो हमारा डिस्क ब्रेक होता है डियर, ये हमारा हो गया डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक हमारा कैसा एग्जाम्पल है? एक्सियल ब्रेक का एग्जाम्पल है। और जो ड्रम ब्रेक हमारे होते हैं डियर, ये हो गया हमारा ड्रम, ये हो गया हमारा ड्रम ब्रेक। तो ड्रम ब्रेक में जो हमारा शू लगा होगा और ड्रम होंगे वो हमारे किसके एग्जाम्पल होंगे डियर? रेडियल ब्रेक के। तो इस तरीके से हम 2 टाइप से ब्रेक को क्लासिफाई करेंगे, रेडियल एंड एक्सियल ब्रेक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेडियल ब्रेक को हम लोग कितने क्लासिफाई करेंगे? 3 टाइप से क्लासिफाई करेंगे, ब्लॉक और शू ब्रेक। सेकंड हम लोग क्लासिफाई करेंगे बैंड ब्रेक एंड थर्ड क्लासिफाई करेंगे बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक्स। तो पहले हम लोग ये तीनों समझते हैं कि ब्लॉक और शू ब्रेक क्या होगा, देन हम लोग देखेंगे बैंड ब्रेक से क्या होंगे, देन हम लोग बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक्स देखेंगे। तो देखिए ब्लॉक ब्रेक्स का मतलब ये होता है डियर कि हम लोग जो ये ड्रम यूज कर रहे हैं और जो शू ब्रेक्स यूज कर रहे हैं, ये हम लोग ड्रम यूज कर रहे हैं और ये शू ब्रेक्स यूज कर रहे हैं, ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डियर। ये हमारा हो गया शू ब्रेक्स, ये हो गया हमारा शू, ये हो गया शू और ये हो गया ड्रम। अब इसके अंदर हम लोग क्या है तो एक्सटर्नली भी हम लोग इस तरीके से यहाँ इस पे स्प्रिंग लगा दें, इस पे स्प्रिंग लगा दें। तो इंटरनली भी हम लोग इस तरीके से शू ब्रेक्स का यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारी हो गए शू। तो इंटरनली या एक्सटर्नली कोई भी सिस्टम पे हम लोग शू ब्रेक का यूज करेंगे। ये सिस्टम हमारा कहलाएगा, एक ड्रम होगा और एक शू ब्रेक्स होंगे, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे ब्लॉक और शू ब्रेक्स। इसमें एक ब्लॉक होगा और एक शू होगा। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी बैंड ब्रेक्स। बैंड ब्रेक्स का मतलब ये होता है डियर कि जैसे हमारा व्हील हो गया, इस व्हील के ऊपर आप ऐसा देखिए, ये हमारा व्हील हो गया, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं ब्रेक ऐसा, ये हमारी एक पट्टी हो गई और इस तरीके से इस पट्टी को हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी प्लेट हो गई। इस प्लेट को हम लोग क्या करेंगे ऊपर की ओर जब हम लोग ऐसे पुश करेंगे तो ये पूरी की पूरी पट्टी इसके कांटेक्ट में आ जाएगी, इस व्हील के कांटेक्ट में आ जाएगी और इसकी स्पीड को रिड्यूस कर देगी। तो ये एक बेल्ट टाइप का फिनोमिना हो जाएगा, एक बेल्ट टाइप का फिनोमिना या रोप टाइप का फिनोमिना हो जाएगा। और यह इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके कांटेक्ट में यह हमारी रोप आएगी। रोप का मतलब यह हमारा बैंड आएगा और यह बैंड इसको स्पीड को रिटार्ड करेगा। तो ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डियर बैंड ब्रेक सिस्टम। देन बात करेंगे बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक सिस्टम, जिसमें कॉम्बाइंड होगा, बैंड भी यूज किया जाएगा एंड ब्लॉक सिस्टम यूज किया जाएगा। तो ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम को हम लोग बोलेंगे बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक सिस्टम। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियल ब्रेक सिस्टम, जिसमें जो फोर्स हम लोग लगाकर बाइक को स्टॉप करेंगे या 4 व्हीलर को स्टॉप करेंगे वो रेडियल डायरेक्शन में हम लोग फोर्स को अप्लाई करेंगे। देन अब यहाँ पे देखिए डियर, अगर हम बात करें बैंड या ब्रेक सिस्टम के बारे में, तो बैंड ब्रेक सिस्टम ये जो हमारा है ये भी 2 तरीके से क्लासिफाइड होगा। फर्स्ट हमारा होगा सिंपल बैंड ब्रेक सिस्टम एंड सेकेंड हमारा होगा डिफरेंशियल बैंड ब्रेक सिस्टम। तो ये जो बैंड हमारा है ये सिंपल होगा और एक में हम लोग लीवर का यूज करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा डिफरेंशियल बैंड ब्रेक सिस्टम। तो इस तरीके से ये हमारा है डियर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक, जिसमें हम लोगों के सिलेबस में हम लोग केवल और केवल ब्लॉक या शू ब्रेक सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और बाकी ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था हमारा डियर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब इस क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स में देखिए जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमारे ब्रेक का मेन फंक्शन क्या होगा, पहले हम लोग ये देखेंगे कि फंक्शन ऑफ ब्रेक। तो ब्रेक का मेन फंक्शन ये होता है डियर कि किसी भी रोटेटिंग व्हील की स्पीड को क्या करना, या तो उसकी स्पीड को रिटार्ड करना, रिटार्ड ए मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को रिटार्ड मतलब कम करना, स्लो करना, या टू स्टॉप ए बॉडी या इसकी स्पीड को जीरो कर देना, या तो स्पीड को मूविंग बॉडी की स्पीड को कम करना या मूविंग बॉडी की स्पीड को जीरो करना,
अब दूसरा ये भी है कि अगर हमारी कोई बाइक ढलान वगैरह पे रुकी हुई है, जैसे पहाड़ी एरिया में हम लोग गए, अब पहाड़ों पे हम अपनी 4 व्हीलर बाइक को रख दिए, अब उस समय क्या होगा, हमारी 4 व्हीलर बाइक स्लोप पे रखी हुई है, अगर उसमें हम विदाउट ब्रेक लगाए छोड़ देंगे तो वह 4 व्हीलर कार हमारी ऑटोमेटिक स्लो डाउन होकर आगे चली जाएगी। तो उस केस में हम उस स्टेशनरी कार को चाहेंगे कि वो उसी कंडीशन पे तब तक रुकी रहे जब तक हम उसे ना चाहें। तो तीसरा यूज हमारा ये होता है टू होल्ड ए बॉडी इन स्टेशनरी कंडीशन। उस बॉडी को स्टेशनरी कंडीशन में रोक कर रखने के लिए भी हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं। तो ये हमारा होता है डियर फंक्शन ऑफ ब्रेक। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल क्या होता है। जब हम ब्रेक का यूज करेंगे तो जो हम लोग शू ब्रेक का यूज करते हैं, इसके ऊपर देखिए, ये जो हम लोग यहाँ पर ये शू ब्रेक का यूज कर रहे हैं। अब इस शू ब्रेक में ये जो मटेरियल होता है डियर, इस मटेरियल में ये जो हमारा होता है शू, इसे हम लोग बोलते हैं शू। इस शू को बनाते हम लोग एल्युमिनियम का बनाते हैं, कास्ट आयरन का बनाते हैं, तो इस तरह से। लेकिन अब इस शू ब्रेक में ये जो मटेरियल हमारा डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में हो रहा है, इस व्हील के या इस ड्रम के कांटेक्ट में हो रहा है, तो ड्यू टू हाई फ्रिक्शन फोर्स इसकी स्पीड को रिटार्ड करेगा। तो उस समय मेटल टू मेटल अगर कांटेक्ट होगा तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, देन ये क्या होगा, इसका घिसाव होगा, इसके वियर होंगे, तो यह बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो उस केस में हाई फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करने के लिए अगर मेटल टू मेटल होगा तो वहाँ स्लिपिंग हो जाएगी और सरफेस बहुत चिकनी हो जाएगी। कुछ दिन बाद फ्रिक्शन घिसने के बाद तो यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई नहीं होगा, सरफेस स्मूथ हो जाएगी घिसकर, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे शू ब्रेक में एक ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जो क्या हो कि बहुत कम वियर हो घिसे और हाई फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करे, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत हाई हो, तो उसी मटेरियल को हम लोग बोलते हैं, ये जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं इसके ऊपर, इस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग लाइनिंग या ब्रेक लाइनिंग। इस ब्रेक लाइनिंग को यूज करते हैं शू ब्रेक के ऊपर और इसी ब्रेक लाइनिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो जो ब्रेक लाइनिंग हमारा होता है, उस ब्रेक लाइनिंग का पहला फंक्शन यह होना चाहिए डियर कि उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट मीन्स घर्षण गुणांक बहुत हाई होना चाहिए। और कितना होना चाहिए, 0.1 से 0.48 के बीच में होना चाहिए। जो लाइनिंग फ्रिक्शन हमारा, दैट मीन्स इसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग किसका बनाते हैं, एस्बेस्टस का बनाते हैं, लेदर का बनाते हैं, कास्ट आयरन का भी बनाते हैं। तो मोस्टली बहुत सारे मटेरियल का यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो एस्बेस्टस का यूज किया जाएगा। तो ये हमारा होता है ब्रेकिंग लाइनिंग का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हाई वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा तो उसमें घिसावट के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो उस मटेरियल को, उस ब्रेक लाइनिंग मटेरियल को ऐसा बनाएंगे कि वो वियर रेजिस्टेंट हो, हाई फ्रिक्शन फोर्स पर भी उसका टूट फूट कम हो, कम घिसे। नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। दैट मीन्स जब ये शू ब्रेक इस ड्रम के कांटेक्ट में आएगा तो हाई फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हाई हीट जनरेट होगा। तो इसका मटेरियल ऐसा हो कि यह इस हीट को तेजी से क्या करे, ट्रांसफर कर दे सभी डायरेक्शन में। मतलब हीट यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी इसकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अगर थर्मल कंडक्टिविटी हाई नहीं होगी तो यहाँ पे मैक्सिमम हीट कलेक्ट होगी और हीट कलेक्ट होकर उसे मेल्ट करना शुरू कर देगी या डिफॉर्म करना शुरू कर देगी। तो हाई थर्मल कंडक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। दैट मीन्स हाई हीट जनरेट करने पर भी शू ब्रेक में थर्मल एक्सपेंशन का मतलब उसमें विस्तार या एक्सपेंशन या प्रसार ना हो। अदरवाइज क्या होगा, हाई टेम्परेचर जनरेट होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, तो वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से फैल सकता है, अपने साइज को इंक्रीज कर देगा, तो उससे उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो हम ये चाहेंगे कि लो थर्मल एक्सपेंशन हो, दैट मीन्स लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए, बहुत कम उसमें प्रसार होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं गुड स्ट्रेंथ। हाई फोर्स लगाने पर भी उस पर वियर और टियर ना हो, मतलब ब्रेक लाइनिंग का हमारा स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। तो ये हमारा होता है डियर, जो हमारा फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज है, इस पे क्या क्या हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज
होनी चाहिए, जिस वजह से हम इस ब्रेक को अप्लाई करें तो लगातार हमारा ब्रेक कई महीने तक बहुत ज़्यादा आरपीएम पर भी वर्क करता रहता है। अदरवाइज हमारा ब्रेक मटेरियल बहुत जल्दी फेल हो जाएगा, तो हमें बहुत जल्दी ही ब्रेक शू को चेंज करना पड़ेगा, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो एक सिंपल ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है डियर, एक सिंपल ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब हम बात करेंगे शू ब्रेक या ड्रम ब्रेक की बात करने चल रहे हैं। तो इसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो हमारा फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल है, तो यहाँ देखिए ये जो इस तरीके से ये मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये हमारा होता है फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल। ये हमारा क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं शू, और ये हमारा होता है ब्लॉक या ड्रम। तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल। इसी फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत सारे मटेरियल के बनाए जाते हैं, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग एक पूरी टेबल दी जाती है कि उस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। ये सब टेबल और पूरे मटेरियल से क्वेश्चन नहीं आएगा। जनरली जो क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा किस मटेरियल का बनाएंगे, तो जनरल हम लोग मैक्सिमम जो यूज करते हैं वो एस्बेस्टस का यूज करते हैं, फेरोर्स का यूज करते हैं, और सिंटर्ड मटेरियल का या मेटल्स का यूज करते हैं। एस्बेस्टस का यूज करते हैं सबसे मैक्सिमम, देन सिंटर्ड मटेरियल। सिंटर्ड मटेरियल का मतलब क्या होता है डियर, जो सिंटरिंग प्रोसेस से हम मटेरियल को बनाते हैं। जैसे हम लोग पाउडर मेटलर्जी जिसे बोलते हैं, तो पाउडर मेटलर्जी में सिंटरिंग प्रोसेस होता है। वहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करके सिंटर्ड करके उसे हम लोग बनाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है सिंटर्ड मटेरियल। पाउडर, ये पाउडर मेटलर्जी के थ्रू इसको बनाते हैं। पाउडर मेटलर्जी के थ्रू इस सिंटर्ड मटेरियल को बनाकर हम इसके शू ब्रेक का यूज करते हैं। तो ये हमारे हो गए डियर जो फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल हो गए। इन फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल को किसका बनाते हैं, मैक्सिमम इन चीज़ों का बनाते हैं। अच्छा ये है कि अच्छा अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स को डिस्कस किया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स में हम लोग ये शुरू कर रहे हैं कि ब्लॉक और शू ब्रेक सिस्टम, इसी को हम लोग पढ़ेंगे और यही हमारे सिलेबस में है, इसी को डिस्कस करेंगे। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं। शू ब्लॉक्स के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन एंगल, टाइप्स ऑफ ब्लॉक और शू ब्रेक्स अकॉर्डिंग टू कॉन्टैक्ट एंगल या फ्रिक्शन एंगल। तो यहाँ पे देख लीजिए डियर, ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये हमने डिस्कस करने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ शू ब्रेक्स अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन और कॉन्टैक्ट एंगल, तो इसे हम लोग दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं डियर। एक होता है शॉर्ट शू ब्रेक्स और एक होता है लॉन्ग शू ब्रेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। सीधे ऑब्जेक्टिव यहीं से पुटअप किया जाता है। एक होता है शॉर्ट शू ब्रेक्स और एक होता है लॉन्ग शू ब्रेक्स। अब दोनों का मतलब केवल और केवल डियर इससे होता है कि ये देखिए जो ब्रेक का हमारा ये शू ब्रेक्स है, यदि हम देखें तो पूरा कांटेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है। कांटेक्ट एंगल की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा कांटेक्ट एंगल हमारा है। शू ब्रेक का जितना पार्ट इस ड्रम से या इस व्हील से कांटेक्ट कर रहा है, इस पूरे एंगल को हम लोग बोलते हैं डियर कांटेक्ट एंगल। यदि इस कांटेक्ट एंगल को हम लोग थीटा ले लें, कांटेक्ट एंगल को थीटा ले लें, तो हाफ पार्ट से इस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है θ/2 और ये हो जाएगा θ/2। अब हम लोग क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल से हाफ पार्ट को हम लोग थीटा जूम कर लेते हैं, तो ये भी हाफ पार्ट हमारा थीटा हो जाएगा। देन हमारा टोटल कांटेक्ट एंगल कितना हो जाएगा, 2θ। मैक्सिमम बुकों में आपको इसी तरह से डिस्कस किया गया है कि इस पूरे कांटेक्ट एंगल को हम लोग 2θ एज्यूम कर लेते हैं। दैट मीन्स हाफ ऑफ कांटेक्ट एंगल इज θ एंड अनदर हाफ ऑफ कांटेक्ट एंगल इज θ। आप चाहे तो θ/2 एज्यूम करेंगे तो टोटल कांटेक्ट एंगल हमारा कितना हो जाएगा, θ हो जाएगा। तो ये हमारा होता है कांटेक्ट एंगल। अब इस कांटेक्ट एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जो शू ब्रेक्स है इसको क्लासीफाई करते हैं दो टाइप से, शॉर्ट शू ब्रेक्स एंड लॉन्ग शू
ब्रेक्स। शॉर्ट शू ब्रेक्स का मतलब ये होता है डियर, यदि हम एंगल को 2 थीटा डिस्कस करें, पूरा कॉन्टैक्ट एंगल की बात हो रही है, यदि कॉन्टैक्ट एंगल हमारा 2 थीटा है तो ये हमारा हो जाएगा 2 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री। इस 2 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से कम होगी, ऐसे शू ब्रेक्स को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शू ब्रेक्स। और यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पुट अप किया जाता है। यदि इस कॉन्टैक्ट एंगल को थीटा अगर रिप्रेजेंट करेगा तो ये कहेगा थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पूरे की बात हो रही है, जहाँ से ये शू ब्रेक्स कॉन्टैक्ट कर रहा है और जहाँ तक इंड हो रहा है ये पूरा कॉन्टैक्ट एंगल होगा। तो अब बात करेंगे लॉन्ग शू ब्रेक्स क्या होगा डियर, तो यहाँ से 2 थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इज कॉल्ड लॉन्ग शू ब्रेक्स। तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, शॉर्ट शू ब्रेक्स एंड लॉन्ग शू ब्रेक्स। तो ये हमारा हो गया शू ब्रेक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल के बारे में डिस्कस कर लिए, अब इसके डिजाइन प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है कि जैसे एक ब्लॉक ब्रेक्स होता है हमारा, इस ब्लॉक ब्रेक्स में हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन पार्ट को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस पे ब्रेक को अप्लाई करते हैं और ब्रेक को अप्लाई करने पर कितना ब्रेक पावर हम लोग लगाएंगे और कितना ब्रेकिंग टॉर्क जनरेट होगा। इन सारी चीज़ों को ही क्वेश्चन हमारा पुटअप किया जाता है इसी से रिलेटेड। तो हम इसी को सॉल्व करने चल रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग ये निकालेंगे डियर कि इन शू ब्रेक्स, इन शू ब्रेक्स हम लोग निकालेंगे ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग पावर जिसे हम लोग बी पे डिस्कस करेंगे, एंड ब्रेकिंग टॉर्क जिसे हम लोग टी फॉर टॉर्क, पी फॉर टीबी, ब्रेकिंग टॉर्क, या इसे हम लोग कह सकते हैं पीबी। तो इस तरह से 2 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रेकिंग पावर क्या होती है, ब्रेकिंग टॉर्क क्या होती है, सेल्फ एनर्जाइजिंग क्या होता है, सेल्फ लॉकिंग क्या होता है, सारी चीज़ें इसी में अभी आगे आती जाएंगी। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि ब्रेकिंग पावर क्या होता है एंड ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है। तो यहाँ डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने सिंपल सा क्या लिया डियर, एक हम लोगों ने व्हील ले लिया या ड्रम ले लिया। अब इस ड्रम के ऊपर देखिए ये हम लोगों ने क्या ले लिया डियर, एक ड्रम ले लिया और इस ड्रम के ऊपर एक्सटर्नली हम लोगों ने ये ले लिया ब्रेक शू। ये देखिए ये हमारा हो गया ब्रेक शू, ये हमारा हो गया शू हो गया, और ये हमारा हो गया ड्रम। अब इस ड्रम का रेडियस हमने ले लिया r, और ये ड्रम हमारा डियर n आरपीएम से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, n आरपीएम क्लॉकवाइज। देखिएगा यही सब क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाते हैं कि यदि ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो डिफरेंस आ जाता है। आप देखेंगे भी कि डिफरेंस आ जाता है पावर का, ब्रेकिंग पावर का डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमारा व्हील n आरपीएम पर रोटेट कर रहा है और इसका रेडियस हमारा है r। देन हम क्या करेंगे डियर, ये हमारा हो गया शू ब्रेक्स हो गया। अब जब इस पे हम लोग निकालेंगे कि ब्रेकिंग पावर, तो पहले ये देखिए कि एक हम लोगों ने लीवर का यूज किया, ये हमारा हो गया एक लीवर का यूज इसलिए करते हैं डियर क्योंकि हमें मैकेनिकल एडवांटेज अचीव करना है। हम लीवर का यूज करते हैं फॉर मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ये है कि अब गाड़ी अगर हाई स्पीड से आ रही है, अगर हम उसके सामने खड़े होकर रोकना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, चपटे हो जाएंगे और मतलब बाइक हमें दबाकर आगे निकल जाएगी। हम उतना फोर्स लगाकर सामने से बाइक को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अगर हम उसी बाइक को बहुत थोड़ा सा पावर लगाकर, बहुत उसी स्पीड की बाइक को थोड़ा सा पावर लगा दिए बाय द हेल्प ऑफ लीवर, तो वो बाइक हमारी आसानी से रुक जाएगी। तो लीवर का यूज करके बहुत कम पावर लगाकर हम हाई स्पीड की गाड़ी को आसानी से रोक सकते हैं। तो वही हमारा होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज को अचीव करने के लिए लीवर का यूज करते हैं, और जहाँ भी लीवर लगा होगा डियर वो लीवर एक पिन से कनेक्ट होता है और उस पिन के अबाउट इस तरीके, जैसे देखिए ये हमारा हाथ इस पिन के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे एक पिन लगा देते हैं। अब इस पिन के अबाउट ये लीवर हमारा इस तरह से ऊपर और नीचे, इस तरह से ऊपर और नीचे ऐसे रोटेट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए डियर, जब ये लीवर ऊपर रहेगा तो इस ब्रेक शू का इस ड्रम से कोई कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस लीवर के इस एंड पर,
इस एंड पर सपोज करिए कि हम पी फोर्स अप्लाई करें या पी लोड अप्लाई करेंगे, तो उस समय इस ब्रेक शू का इस ड्रम के साथ कांटेक्ट होगा, देन इसकी स्पीड को क्या करेगा, रोक कर स्लो करेगा या कम कर देगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा डियर कि जो इस लीवर पर हम इस पी पावर को अप्लाई कर रहे हैं वही हमारी कहलाती है ब्रेकिंग पावर। अमाउंट ऑफ पावर टू अप्लाइड एक्सटर्नली रिड्यूस द स्पीड ऑफ व्हील। इस व्हील की स्पीड को रोकने के लिए जितना एक्सटर्नल पावर हम लोग अप्लाई करेंगे उस एक्सटर्नल पावर को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग पावर। दैट मीन्स ब्रेकिंग पावर क्या होगा, अमाउंट ऑफ पावर विच इज applied externally to reduce the speed of wheel, to reduce the speed of व्हील की स्पीड को कम करने के लिए एक्सटर्नल पावर जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसी के बोलते हैं डियर ब्रेकिंग पावर। देन अब बात करेंगे हम लोग ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क का मतलब ये होता है डियर कि यदि हम देखो सपोज करो कि ये हमारा हिंज है और इस तरीके से हम यहाँ पे लोड लगा दिए, तो टॉर्क हमारा क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल, अगर कोई भी चीज किसी के अबाउट मूव कर रही है तो जहां पर हम लोड लगाएंगे उस लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जहां से वो मूव कर रहा होगा हिंज तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे निकल जाता है टॉर्क। यदि हम लोड P लगा रहे हैं और L डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, इस हिंज से L डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, तो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो P इंटू एल आएगी। अब इस टॉर्क को अमाउंट ऑफ टॉर्क विच इज जनरेटेड ऑन द पिन, और इस पिन को हम लोग बोलते हैं फल्क्रम पिन, फल्क्रम पिन जिसके अबाउट हमारा लीवर रोटेट करता है। तो अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेटेड ऑन द फल्क्रम पिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस द स्पीड ऑफ व्हील इज कॉल्ड ब्रेकिंग टॉर्क। ये जो टार्क यहाँ से जनरेट होगा डियर, अभी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि एक समय टार्क बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, एक समय बहुत कम, लेकिन टॉर्क यहाँ जनरेट होगा और वो टॉर्क भी रिस्पॉन्स करेगा इस व्हील की स्पीड को कम करने के लिए। तो हम बात करेंगे कि ब्रेकिंग टॉर्क। चलिए डियर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ब्रेकिंग पावर हमारी क्या होती है, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ पावर विच इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू स्टॉप द व्हील और टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ व्हील। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रेकिंग टॉर्क हमारी क्या होती है। तो ब्रेकिंग टॉर्क उसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया, अब इसको केवल डिस्कस करते हैं यहाँ पे ब्रेकिंग टॉर्क क्या होती है। तो टॉर्क का मतलब ये होता है डियर कि जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब किसी हिंज के अबाउट, जैसे सपोज करो कि ये हिंज हो गया और ये लीवर हो गया, यदि इस लीवर पे हम लोग लोड P अप्लाई कर रहे हैं और L डिस्टेंस पर, तो इस हिंज के अबाउट ये क्या होगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लोड इनटू डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू एल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये जो यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा डियर, अगर ये क्लॉकवाइज में लोड अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट होगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज लोड अप्लाई होता तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट होता। तो इस तरह से जो टॉर्क जनरेट होगा ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा इसकी व्हील की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। तो अमाउंट ऑफ टॉर्क, देखिए यहाँ अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो अमाउंट ऑफ टॉर्क विच इज जनरेटेड बाय द फल्क्रम पिन, कहाँ पे जनरेट होगा, इस फल्क्रम पिन पे जिसके अबाउट ये लीवर हमारा क्या करेगा, मूव करेगा या रोटेट करेगा, विच इज जनरेटेड बाय द फल्क्रम पिन, देखो अमाउंट ऑफ टॉर्क विच इज जनरेटेड बाय द फल्क्रम पिन टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ व्हील, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ व्हील, इस व्हील की स्पीड को
कम करने के लिए जो टॉर्क जनरेट होगा फुलक्रम पिन पर उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग टॉर्क। अब यहाँ पे हम लोग इसी को निकालने चल रहे हैं डियर कि हमारा ब्रेकिंग पावर कितना होगा, ब्रेकिंग टॉर्क कितना होगा। तो उसी को निकालने के लिए एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन पहले अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ये जो हमारा ब्रेक लग रहा है, ये ब्रेक शू जो लग रहा है कॉन्टैक्ट एंगल के अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने दो टाइप से क्लासीफाइड किया, शॉर्ट शू ब्रेक्स एंड लॉन्ग शू ब्रेक्स। अब हम बात करने चल रहे हैं इस फुलक्रम पिन के अकॉर्डिंग इस ब्रेकिंग सिस्टम को कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले ये देखते हैं डियर, इसको हम लोग पूरा रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद देखिए जब इस पर हम लोड P अप्लाई करेंगे, इस पर लोड P अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सपोज करो ये लोड P अप्लाई होगा तो इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में लोड के बराबर एक रिएक्शन भी जनरेट होगा। इस पर जितना लोड लगाएंगे उस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन भी जनरेट होगा। तो यहाँ पे यदि हम P लगा रहे हैं तो इधर भी एक रिएक्शन जनरेट होगा P, या इस पर हम लोग W कहेंगे तो ये W होगा, यहाँ N कहेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन N जनरेट होगा। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अकॉर्डिंग। पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन कौन किधर होता है डियर। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की डायरेक्शन किधर होगी। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि यदि हमारा देखो यहाँ पे फुलक्रम पिन है, इसमें हम लोगों ने 3 फुलक्रम पिन को दिखाया हुआ है। एक फुलक्रम पिन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, लेकिन किसी भी लीवर में केवल एक फुलक्रम पिन लगा रहेगा। इस 3 फुलक्रम पिन का मतलब ये अभी डिस्कस करने चल रहे हैं कि सपोज करो कि यहाँ पे ये शू ब्रेक्स लगा हुआ है और शू ब्रेक ये जो कांटेक्ट कर रहा है, ये कांटेक्ट लाइन इस तरह से बन रही है, कांटेक्ट लाइन इस तरह से बन रही है और इस पिन का सेंटर से यदि इसकी कांटेक्ट लाइन पास करेगी तो एक इस तरीके का हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या होता है, जो फुलक्रम पिन है इस कांटेक्ट लाइन से एबव लगाएंगे। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, फुलक्रम पिन को इस कांटेक्ट लाइन से नीचे लगाएंगे। तो इसके अलग अलग एडवांटेज है, इसको भी हम लोग बाय द यूज ऑफ डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम केवल ये समझते हैं डियर कि सपोज करो कि ये हमारा हो गया फुलक्रम पिन, यहाँ पे हम लोगों ने पिन लगा दिया। अब ये लीवर हमारा हो गया, इस लीवर पे यहाँ पे हम लोगों ने लोड P अप्लाई कर दिया और ये हमारा हो गया शू ब्रेक्स और ये हमारा हो गया व्हील। अब इस व्हील का रेडियस हम लोगों ने ले लिया है R, व्हील का रेडियस ले लिया है R। सपोज करिए डियर कि ये क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है, ये व्हील हमारा क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए जब लोड P हमने अप्लाई किया तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द व्हील, इस व्हील पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए डियर कि व्हील अगर क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है तो व्हील पर जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा। The friction on the wheel is anti-clockwise if wheel rotate clockwise. The friction direction on the wheel is anti-clockwise इफ व्हील रोटेट क्लॉकवाइज। यदि व्हील क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तभी व्हील की स्पीड रिड्यूस होगी। अदरवाइज यदि व्हील क्लॉकवाइज रोटेट करे और व्हील क्लॉकवाइज रोटेट करे और व्हील पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो वो क्या करेगा, स्पीड को नहीं रोकेगा, स्पीड को स्लो नहीं करेगा। तो इसीलिए व्हील पर डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी। इफ व्हील रोटेट क्लॉकवाइज और यही वाइस वर्सा हो जाएगा। दैट मीन्स यदि व्हील एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो व्हील पर जो फ्रिक्शन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यदि इस पर नॉर्मल रिएक्शन सपोज करो W लग रहा है, मान लो कि ये लोड हमने W लगाया या P लगा दिया, जो भी आप मानिए, सपोज करिए इस पर लोड हमने W लगा दिया तो यहाँ पे नॉर्मल जो रिएक्शन अप्लाई होगा वो W अप्लाई हो रहा है
तो ये जो फ्रैक्शन की डायरेक्शन यहाँ पे आएगी वो कितनी होगी, म्यू इंटू डब्ल्यू होगी। तो ये जो फ्रैक्शन फोर्स हमारा यहाँ पे जनरेट होगा वो म्यू इंटू डब्ल्यू के बराबर में जनरेट होगा, और किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा व्हील के रोटेशन के। अब हम देख लेते हैं डियर कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द शू, इस शू ब्रेक पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी। तो शू ब्रेक पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि अगर व्हील पे एंटी क्लॉकवाइज है और शू पर भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो वहां फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। फ्रिक्शन तभी जनरेट होगा जब इस शू ब्रेक पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो, इस डिस्क ब्रेक के या इस ब्लॉक के। तो अब ब्लॉक पे हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, तो इस शू ब्रेक पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना जनरेट होगा, म्यू इंटू डब्ल्यू। तो इस तरीके से हम अगर बात करें, सेकेंड पॉइंट बात करें, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द शू, तो शू पर हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज। तो ये हमारा हो गया डियर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की बात हम लोगों ने किया। अब आगे बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि अमाउंट ऑफ लोड या अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग पावर कितना होगा, और आगे देखेंगे कि अमाउंट ऑफ टॉर्क कितना जनरेट होगा, तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने केवल ये देखा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी। अब अगर हम मान लो कि जैसे सपोज करें कि ये व्हील है, यदि ये व्हील एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होता और यहाँ पे ये शू ब्रेक लगे होते हैं, तो इस पे जो इस व्हील पर जब फ्रिक्शन जनरेट होता तो व्हील पर क्लॉकवाइज जनरेट होता और इस शू ब्रेक पर एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होता। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑन ब्रेकिंग सिस्टम, क्योंकि यही रिस्पॉन्स करेगा पूरे ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक को अप्लाई करने के लिए। ये हो गया हमारा। अच्छा, कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि हम 3 कंडीशन देखें डियर, कंडीशन हम लोग 3 देखेंगे। जब फलक्रम पिन यहाँ देखिए, एक फलक्रम पिन यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि हमारा ब्रेकिंग सिस्टम कैसे अप्लाई होगा, तो उस पर कितना पावर लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, उसके लिए देखिए। तो यहाँ देखिए पहली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी कि जैसे सपोज करिए कि ये हमारा ब्रेक शू है, इस ब्रेक शू पर हम क्या करेंगे, ये व्हील लगा दिए। अच्छा, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हमारा है, या तो इस डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन फ्रिक्शन फोर्स होगा या इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन जहाँ पर ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू कांटेक्ट करेगा वहीं पे लाइन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा डियर कि फलक्रम पिन को या तो हम ऐसी जगह पर इंपोज करें कि फ्रिक्शन पिन का लाइन ऑफ एक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर जाए। तो पहला केस ये होगा कि फ्रिक्शन फोर्स और फलक्रम पिन का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन में हो, ये पहला केस हो सकता है। सेकेंड केस ये हो सकता है डियर कि फलक्रम पिन इज एबव ऑन फ्रिक्शन फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से फलक्रम पिन को एबव कर दें। नेक्स्ट केस ये हो जाए कि फलक्रम पिन, यहाँ पे अगर हम फलक्रम पिन ले लें तो फलक्रम पिन का लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाए और फ्रिक्शन फोर्स का ये हो जाए, तो ये इतना बिलो हो जाए, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फलक्रम पिन इज बिलो ऑन द लाइन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो ये 3 केस आपको ध्यान में रखने हैं, केस 1, केस 2, ये मान लेते हैं केस 1, ये हो जाए केस 2 और ये हो जाए केस 3। तीनों केस के अकॉर्डिंग अलग अलग रिजल्ट हमारे इस पे मिलने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे डियर, पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट केस, इफ फ्रिक्शन लाइन ऑन द फ्रिक्शन फोर्स, या हम ऐसे कह सकते हैं कि फलक्रम पिन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कोइंसाइड करेगा फ्रिक्शन फोर्स से। तो केस 1 अगर हम डिस्कस करें डियर कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फलक्रम पिन इज कोइंसाइड विथ लाइन ऑफ एक्शन
ऑफ फ्रैक्शन फोर्स, फ्रैक्शन फोर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा डियर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी पिन हो जाएगी और ये हमारा हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसे सबको हटा देते हैं। जो जो मेन फार्मूले आएंगे वही फार्मूले हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग डियर देखिए, दो चीज़ पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा ब्रेकिंग पावर कितना है, और आपसे पूछा जाएगा अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग टॉर्क कितना होगा। और कंडीशन कब लगेगी, कंडीशन पहली लगेगी कि यदि इसका लाइन ऑफ, ऐसे देखिए ये हो गया कॉन्टैक्ट एंगल, ये हो गया कॉन्टैक्ट एंगल, दैट मीन्स 2 थीटा। तो कंडीशन ये पूछी जाएगी कि यदि 2 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री। दूसरी कंडीशन पूछी जाएगी 2 थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो दोनों के लिए केवल हमें फार्मूले याद रखना है। और फार्मूले के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे डियर, कि यदि हम इस लोड की कितनी वैल्यू होगी उसको निकाल लेंगे, और मतलब लोड का मतलब हम लोग ब्रेकिंग पावर निकाल लेंगे, और उसके साथ हम लोग क्या निकाल लेंगे, ब्रेकिंग टॉर्क, जो हमारा इस फल्क्रम पिन से जनरेट होगा। इन दोनों पिन को अभी के लिए आपको ध्यान में नहीं रखना है, दैट मीन्स निगलेक्ट करना है। वो हमारी कैसी दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से, चलिए इसको चलिए जाने दीजिए। वो हमारी केवल और केवल एक पिन यहाँ पे ऐसी दिखाई देगी। सपोज करिए कि ये हमारा हो जाए एक लीवर, और इस लीवर पे यहाँ पे हम लोड P अप्लाई कर रहे हैं, और इस लीवर को यहाँ पे एक पिन हम लोगों ने लगा दिया। इस पिन के अबाउट ये लीवर हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, और लीवर का जो लाइन ऑफ एक्शन है तो ये हमारा हो जाए, ये हमारा हो जाए ब्रेक, ये हमारा हो जाए ब्रेक। अब इस ब्रेक पे ये हमारी हो जाए व्हील, ये हमारी हो जाए व्हील। तो इसको देखिए, ये सपोज करो कि ये व्हील हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यदि इस पर ये मान लो कि लोड P लग रहा है, तो यहाँ पे हम सपोज करो कि ये इस पर लोड P की वजह से यहाँ पे W एफर्ट अप्लाई कर रहा है इस व्हील पर, तो नॉर्मल जो रिएक्शन जनरेट होगी वो W इस पर जनरेट होगी ब्रेक्स ऊपर। ये W अप्लाई करेगा किस पर, व्हील पर, तो यहाँ से रिएक्शन W अप्लाई होगा ब्रेक्स ऊपर। अब ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में व्हील रोटेट कर रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन की डायरेक्शन ऑन द व्हील, डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑन द व्हील, ये हो जाएगा W इंटू म्यू इंटू W। इस डायरेक्शन में फ्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, और सो ब्रेक पर इस डायरेक्शन में फ्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। ये हमारा हो जाएगा पूरा फ्रैक्शन का फिनोमिना। इसके लिए हम लोग ये जनरेट करने चल रहे हैं कि देखो, ये जो कॉन्टैक्ट एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कॉन्टैक्ट एंगल यदि 2 थीटा इज लेस देन 45 डिग्री हो, तो इसकी ब्रेकिंग पावर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, और 2 थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री होगी, तो वो हमारी कितनी वैल्यू आएगी। तो उसके लिए केवल और केवल आपको दो फार्मूले जनरेट करने हैं, उन्हीं दोनों फार्मूले को हम लोग ड्राइव करने चल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इसको, चलिए ये हम लोग पूरा हटा देते हैं। केस 1 तो ये हमारा रहेगा, इस पूरे सिस्टम को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। देखिए इस पूरे सिस्टम को हम लोग अब यहाँ से देखिए सपोज करिए कि व्हील हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में n RPM पे रोटेट कर रहा है, n RPM पे रोटेट कर रहा है। अब रोटेट कर रहा है तो हम ये जानते हैं पावर P इज इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60 होता है। तो यहाँ से यदि हम टॉर्क निकालना चाहें तो T इज इक्वल टू P इंटू 60 अपॉन 2 पाई, N हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर में। तो ये हमारी हो जाती है टॉर्क। सिंपल से अगर हम इस पर टॉर्क निकालना चाहें तो ये तो हमारा होता है टॉर्क का फार्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो सपोज करो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पर हमने क्या लगा दिया, लोड P लगा दिया, ताकि इस पर हम लोग ब्रेक को अप्लाई कर सके। और ये जो लोड लगा रहे हैं इस फल्क्रम पिन से, फल्क्रम पिन केवल अभी आप सेंटर में देखें क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन से पास होके जा रही है। तो इस फल्क्रम पिन से हम कितने डिस्टेंस पे लोड लगा रहे हैं,
L डिस्टेंस पे लोड अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इसके ब्रेक के सेंटर से इसकी डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया है A ले लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए जब फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, जब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा व्हील पर। और व्हील पर कितना फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इस पे जो हमारी जनरेट होगी व्हील पे आर एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऑन द व्हील। और इस व्हील पर इस ब्रेक शू से हम लोग कितना फोर्स अप्लाई कर रहे थे, आर एन। तो ये हमारा हो जाएगा व्हील पर फ्रिक्शन फोर्स एफ की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू इंटू आर एन। देन हम बात करेंगे ब्रेक शू पर। देखिए ब्रेक शू पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और ब्रेक शू पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, म्यू इंटू आर एन। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, म्यू इंटू आर एन यहाँ पे, म्यू इंटू आर एन यहाँ पे। डायरेक्शन हमारी ये होगी, डायरेक्शन का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए ब्लॉक ब्रेक्स हो जाएगा। ब्लॉक ब्रेक्स पे हम लोग यही जो कंडीशंस इम्पोज करने चल रहे हैं, तो इस कंडीशन पे हम लोग 3 डेरिवेशन को करेंगे। और 3 डेरिवेशन को हम लोग बाकायदे पहला डेरिवेशन इसके अकॉर्डिंग करेंगे, फिर दूसरा इसके अकॉर्डिंग, तीसरा इसके अकॉर्डिंग करेंगे। और ये दोनों जो सेंटर से हट के एक इधर है और इधर है, इसका रिजल्ट लगभग सेम आएगा, बस केवल पोजीशन चेंज होगी और इस व्हील की डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और इस पे क्या है कि डेरिवेशन हम लोग बहुत लॉन्ग डेरिवेशन नहीं करेंगे, केवल और केवल हम लोग फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग बस फार्मूले पे हम लोग पुट कर देंगे, जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया डियर, आज के लेक्चर में केवल और केवल इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेक के बारे में सीखा और डेरिवेशन ऑफ फार्मूले को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा हम लोग इसके अलग अलग डायग्राम बना के इसके डेरिवेशन को करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे ब्लॉक्स ब्रेक्स पे जो हम लोग डेरिवेशन करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि म्यू सी इज इक्वल टू पी हो जाएगा, तो ये सेल्फ लॉकिंग कंडीशन कहलाएगी। सेल्फ एनर्जाइजिंग कंडीशन क्या होती है, सेल्फ लॉकिंग कंडीशन क्या होती है, तो ये सारी चीज़ों अनकंट्रोल्ड ब्रेकिंग एक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाय द यूज ऑफ डेरिवेशन अच्छे से समझेंगे। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्लॉक ब्रेक्स के बाद हम लोग डिस्क ब्रेक क्या होता है, जो हमारी व्हील में लगे होते हैं। डिस्क ब्रेक के हम लोग कुछ फिनोमिना को समझेंगे और डिस्क ब्रेक के बाद हम लोग बैंड ब्रेक क्या होता है, ये हमारा जो बैंड ब्रेक है, यहाँ पे लीवर लगा हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे। तो ये हम लोग क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड डेरिवेशंस को भी करेंगे और कुछ फार्मूले को हम लोग ड्राइव करेंगे। तो चलिए डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।